Hey guys, welcome back to the Marid Pandits, a channel for the Maridistas by the Maridistas and all the Maridistas. अगर तुम इस चैनल पे नए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी के मैच के ऊपर। तो यार यहाँ पर बहुत ही बड़ी कंसर्न्स दिख रही है मेरे को मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, क्योंकि इन डिटेल बात करेंगे किस तरीके से टेन हैग लूज कर रहा है प्लॉट को, किस तरीके से टैक्टिकल ब्लंडर्स कमिट किए हैं एरिक टेन हैग ने, एंड क्या क्या ये वजह है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इतने पैसे स्पेंड कर दिए हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इतने मैनेजर्स ला के रख दिए हैं, तो भी कोई भी पेप गार्डियोला की डोमिनेंस का जवाब नहीं दे पा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर बात करें किस तरीके से एरिक टेन हैग प्लॉट लूज कर रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो सबसे पहले उसके जो रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस थे जो कि बहुत ही ऑफ पॉइंट थे, उसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपने रास्मस हॉयलैंड को सब ऑफ कर लिया बिफोर मार्कस रैशफोर्ड। भाई मार्कस रैशफोर्ड वाज बारली एक्टिव इन द गेम। मेरे को तो ऑनेस्टली बताओ, मेरे को याद भी नहीं है कि रैशफोर्ड के पास बॉल कब थी उसके पैरों पे, ठीक है। एंड बहुत ही बुरी तरीके से रैशफोर्ड परफॉर्म कर रहा है। आप देखो, आई थिंक 10-12 गेम हो गए हैं और उसने बारली 1-2 गोल मारे हैं, तो इट इज़ नॉट लुकिंग गुड फॉर मार्कस रैशफोर्ड। ऑब्वियसली उसने अपने शूटिंग बूट्स कहीं ऑफ रख दिया है, इसलिए इतनी बुरी हालत हो रही है इस समय मैनचेस्टर यूनाइटेड की। रास्मस हॉयलैंड की यहाँ पर मैं बात करूँ तो वो एटलीस्ट इंटेंशन ऐसा दिखा रहा था टू स्कोर अ गोल, वो थोड़ा सा डेंजरस लग रहा था ऑन द काउंटर, बट ऑब्वियसली वो भी इतना कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाया। वहीं पर अगर मैं एक और रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की बात करूँ तो सोफियान अमराबाद को आई डोंट थिंक कोई सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत थी। आपको उल्टा क्रिश्चियन एरिक्सन को सब ऑफ करना चाहिए था, एंड अगर आपको मैकटोमिनी को वापस नंबर 6 पर लाना था तो फिर आप सोफियान अमराबाद और मैकटोमिनी की डबल पिवट बनाते। आई थिंक आपको गेम के स्टार्ट में भी यही करना चाहिए था, सोफियान अमराबाद और मैकटोमिनी की डबल पिवट बना के ब्रूनो फर्नांडिस को उनके आगे कैम खिला देते, राइट हैंड साइड पे प्रॉब्ली एंटनी को खिला देते, हु नोज रिडेम्पशन आर्क उसकी आ जाती, रिडेम्पशन आर्क उसकी आ जाती। तो भाई कंसर्न्स तो बहुत ही विजिबल है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम वो ये है कि भाई ब्रूनो फर्नांडिस राइट विंग पे क्यों खेल रहा है एरिक टेन हैग के अंडर। अभी इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, जो मैं कहीं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जो जिसमें लिखा था कि द रीजन वाई ब्रूनो फर्नांडिस इज प्लेइंग एट राइट विंग इट इज़ बिकॉज क्योंकि आपके पास मार्कस रैशफोर्ड अवेलेबल है, आपके पास रास्मस हॉयलैंड अवेलेबल है, आपके पास स्कॉट मैकटोमिनी अवेलेबल है। ये तीनों एक तरीके से बॉक्स इन द बॉक्स वाले प्रेजेंसेस हैं अगर मैं बात करूँ तो। ये थ्राइव करते हैं ऑन पेनिट्रेटिव पासेस, ऑन क्रॉसेस, एंड ब्रूनो फर्नांडिस राइट हैंड साइड से वो विपिंग क्रॉसेस डालेगा इन तीनों के लिए, एंड इनमें से कोई भी एक आके शायद से गोल मारने की वो ताकत रखता हो, वो तजुर्बा रखता हो, वो एबिलिटी रखता हो। स्कॉट मैकटोमिनी ने 2-3 चांसेस लिए भी, लेकिन वो डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ एडिसन फेस आ गए, तो उसमें कोई क्वालिटी थी ही नहीं बिल्कुल भी अगर मैं बात करूँ तो। ब्रूनो फर्नांडिस को वहाँ पर खिलाने की वजह तो मैंने आपको बहुत ही क्लियरली बता दी, लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगी यूनाइटेड के लिए कि आपका जो मेसन माउंट है, जिसको आपने नंबर 7 दिया, जिसको आप लेकर आए हो, जिसके लिए आपने 50 मिनट स्पेंड किए थे यूनाइटेड ने, जो भी है, वो फाइनली फॉर्म पकड़ रहा है आपके लिए, एंड आप मैकटोमिनी को या फिर एरिक्सन को उसको आगे खिला रहे हो। हम सबको ये बात पता है कि शायद से मेसन माउंट इज टेक्निकली मोर सुपीरियर देन मैकटोमिनी एंड प्रोबेबली क्विकर देन एरिक्सन। तो फिर आप इन दोनों को माउंट के सामने स्टार्ट क्यों कर सकते हो? मतलब आई डेंट सी द लॉजिक। यहीं पर अगर मैं थोड़ी सी चीज़ें टैक्टिकली एक्सप्लेन करूँ तो सिटी का जो लेफ्ट हैंड साइड था और मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो यहाँ पर राइट हैंड साइड था, तो डबल पिवट में एरिक्सन राइट हैंड साइड पे खेल रहा था। यहीं पर अगर मैं बात करूँ सिटी के लिए, तो वहाँ पर 3v2 सिचुएशंस हो रही थी बिकॉज एरिक्सन डिफेंसिव आउटपुट बहुत मिनिमलिस्टिक प्रोवाइड कर रहा था। तो या तो फिर आप स्कॉट मैकटोमिनी को खिलाते डबल पिवट में एंड प्रॉब्ली माउंट को कैंप पे डिप्लॉय करते। आई थिंक द रियल वे टू गो हियर वाज कि आपको शायद से माउंट को राइट हैंड साइड पे डिप्लॉय करना चाहिए था, ब्रूनो को कैम डिप्लॉय करना चाहिए था, एंड प्रॉब्ली डबल पिवट में सोफियान अमराबाद और स्कॉट मैकटोमिनी को खिलाना चाहिए था। आई थिंक दैट वुड हैव बीन द राइट आंसर, बिकॉज माउंट चेल्सी में राइट विंग खेल चुका है, राइट हैंड साइड में ऑपरेट कर चुका है, एंड ही इज डन अ रीसेंट जॉब इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। तो आप उसको यहाँ पर राइट हैंड साइड पे खिला सकते थे अगर आपका प्लान यही था कि भाई कोई मेरे लिए पेनिट्रेटिव पासेस डालेगा, कोई विपिंग क्रॉसेस डालेगा, एंड फिर मैं उसके लिए ये 3 प्लेयर को खड़े रखूंगा। आपने 3v2 सिचुएशंस बनने कैसे दी, पहले तो ये बहुत बड़ी क्वेश्चन बनती है। जोस्को ग्वार्डियोला को बहुत ही स्पेस मिल रही थी टू रोम एंड टू मेक ओवरलैपिंग रन्स। जैक ग्रिलिश को बहुत इजी चांसेस मिल रहे थे फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम गोल अगर आप बात कर लो, या फिर कट इन करने का, एंड वहाँ पर बर्नार्डो सिल्वा को बहुत ही सारे ओवरलैपिंग रन्स मारने का मौका मिल रहा था। तो एक तरीके से एक प्रॉपर मेन भी बॉयज़ वाली सिचुएशन हो रही थी। तो मेरे ख्याल से तो आपको मेसन माउंट को डिप्लॉय करना ही चाहिए था, एंड स्कॉट मैकटोमिनी को कैम की जगह CDM पे डिप्लॉय करना चाहिए था। हाँ, स्कॉट मैकटोमिनी आपके लिए गोल्स लाके दे रहा है, बट क्या इतने बड़े गेम में आप एक वर्कहॉर्स को एट कैम खिलाओगे? दैट्स अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन विच मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड एरिक टेन हैग नीड टू आंसर। उसके अलावा आपने लिंडेलॉफ को पता नहीं कैसे सेंटर बैक की जगह लेफ्ट बैक पे खिला दिया, जब आपके पास सर्जियो रेगुलॉन अवेलेबल भी था। वहाँ से वो अलग ही लेवल पे पिटे हैं, ठीक है। वहाँ पर हुलियन अल्वारेज, फिल फोडेन बजा के जा रहे हैं,
विक्टर लिंडेलॉफ की। तो यार मतलब थोड़ी सी शॉकिंग मेरे को लग रही है फ्रॉम एरिक टेन हाग। जिस तरीके से जिस तरीके से एरिक टेन हाग ने अपना प्रेस सेटअप किया वो भी सही नहीं लगा मेरे को ऑनेस्टली, बिकॉज इट वॉज वेरी वेरी इजी फॉर मैनचेस्टर सिटी टू प्ले इन द मिडफील्ड। यहीं पर अगर मैं सिटी की तरफ से बात करूँ तो इन पोजेशन सिटी बैक 3 पे जा रही थी, पर वो एक्चुअली बैक 3 में जा रही थी, वो एक सिर्फ एक मेन सेंटर बैक के साथ जा रहे थे एंड 2 ट्रेडिशनल फुल बैक्स के साथ जा रहे थे, जहाँ पर होस्को ग्वार्डियोल कंप्लीटली वाइड लेफ्ट फुल बैक खेल रहा था एंड काइल वॉकर कंप्लीटली वाइड राइट फुल बैक खेल रहा था। यहीं पर रूबेन डियास मेन सेंटर बैक था एंड रूबेन डियास पे एट टाइम्स बहुत प्रेशर हो रहा था, लेकिन बिकॉज ऑफ द रिकवरी पेस ऑफ होस्को ग्वार्डियोल एंड काइल वॉकर इतनी प्रॉब्लम सिटी को फेस करने को नहीं हुई। और चीज़ों के बारे में बात करूँ तो जहाँ पर जॉन स्टोन्स सेंटर बैक से सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड बन गए, सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड बन के प्रॉपर वो जो 4 मैन बॉक्स मिडफील्ड जो पेप गार्डियोला की अब आजकल फेमस चल रही है, पेप गार्डियोला ने लिटरली वही सेम चीज़ करी। ठीक है, जॉन स्टोन्स को खिलाया, रॉड्रिगो को खिलाया और उसके आगे आपने डिप्लॉय कर दिया, आपके फिल फोडेन थे, हुलियन अल्वारेस थे अवेलेबल, इतने सारे प्लेयर्स आपके पास थे, तो आपने इनको डिप्लॉय कर दिया और एक प्रॉपर 4 मैन मिडफील्ड कंप्यूट कर दी। तो इट वॉज सॉरी नॉट हिम बट बर्नार्डो सिल्वा इंस्टेड, मेरी गलती। तो भाई इट वॉज वेरी वेरी इजी फॉर सिटी, वाइडर एरियाज में 3v2 कर दिया, ओवरलोड कर दिया, सेंट्रल पूरा चोक कर दिया मैनचेस्टर यूनाइटेड को, 4v3 सिचुएशन वहाँ पर कंप्यूट कर दी एंड एरिक टेन हाग के पास बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं था इसको लेके। तो बहुत ही कंसर्न मुझे लग रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, क्योंकि आप इतने अरबों खरबों पैसे स्पेंड करके भी आप अपने सिटी राइवल्स को नहीं हरा पा रहे हो। फॉरगेट अबाउट द चैंपियंस लीग, फॉरगेट अबाउट विनिंग द प्रीमियर लीग, आप अपने सिटी राइवल्स को ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस नहीं हरा पा रहे हो, डोमिनेंट फैशन तो दूर की बात है। तो भाई जनरली मतलब आई डोंट रिमेंबर एरिक टेन हाग ने कितना स्पेंड कर लिया है विद मैनचेस्टर यूनाइटेड, रफली कुछ 400 मिलियन तक की तो टाली है ही। और हाँ, तुम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टार्ट देते जाओ तो भाई अर्लिंग हालैंड ने प्रीमियर लीग में 11 गोल मार दिए हैं, वहीं पर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने प्रीमियर लीग में भी 11 गोल मारे हैं। तो इट इज़ जनरली वेरी वरिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड किस तरीके से कहाँ फिनिश करेगी यूनाइटेड वो भी देखने वाली बात होगी। क्या एरिक टेन हाग को सैक कर देना चाहिए, ये मेन क्वेश्चन अगर लोग मुझसे पूछना चाहेंगे तो मैं बोलूँगा अभी के लिए तो नहीं, बिकॉज आई डोंट थिंक आपके लिए अभी कोई राइट फिट है भी अवेलेबल जो आपका प्रोजेक्ट फॉरवर्ड लेके जाए। अभी के लिए तो आप एरिक टेन हाग के साथ रहो, ये जो हाफ सीजन है उसके बाद देखते क्या होता है। आई थिंक एक बहुत ही अच्छा चांस है कि मैन यूनाइटेड अपना फॉर्म पकड़ लेगी इवेंचुअली। तो आई थिंक दैट इज़ हाउ एंड दैट इज़ वेयर दे हैव टू वेट एंड सी व्हाट हैपेंस विद मैन यूनाइटेड। यहीं पर अगर मैं रियल मैड्रिड की बात करूँ तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है और एक बहुत ही ख़राब खबर है। उसके बारे में इन डिटेल जो ख़राब खबर है उसके बारे में किस तरीके से मैड्रिड को चैलेंज करना पड़ेगा एक प्रीव्यू में मैं कवर कर दूंगा वो, क्योंकि अभी तो मैड्रिड का अगला गेम आई थिंक 6 डेज लेटर है, तो टाइम है अभी हमारे पास। जूड बेलिंगम बन गए हैं गोल्डन बॉय भाई, एक बहुत ही बड़ी खबर है ये। जूड बेलिंगम हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द गोल्डन बॉय एंड एक बहुत ही अच्छे मेजोरिटी के साथ जूड बेलिंगम जीते हैं एंड डिजर्वली सो भाई। 13 गेम में 13 गोल मार दिए बंदे ने, 3 असिस्ट हैं, और बंदा क्या करके देगा आपको। बोरुसिया डॉर्टमुंड का प्लेयर ऑफ द सीजन था, बुंडेसलीगा का भी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन शायद से प्लेयर ऑफ द सीजन था ये प्लेयर एंड वहाँ पर वो एक डिफरेंट पोजीशन में थ्राइव कर रहा था, यहाँ पर रियल मैड्रिड में एक डिफरेंट पोजीशन में थ्राइव कर रहा है। तो इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग टू वॉच जूड बेलिंगम भाई एंड कंप्लीटली डिजर्व्ड। अगर अलेजांद्रो बाल्दे को मिलता ना, ऑब्वियसली इज़ अ ग्रेट प्लेयर, मैं स्पेन फैन हूँ तो मैं जानता भी हूँ बाल्दे कितना अच्छा है हमारे लिए एंड मेरे को बाल्दे बहुत पसंद भी है, लेकिन अगर अलेजांद्रो बाल्दे को मिलता ना ओवर जूड बेलिंगम, सब कहते कि भाई ये तो डिजर्व नहीं था। कंप्लीटली जूड बेलिंगम पे है ही अवार्ड एंड एट दिस पॉइंट मुझे भी नहीं लगता कि जूड बेलिंगम शुड बी कंपीटिंग फॉर गोल्डन बॉय। ये स्ट्रेट गोज टू अ प्रॉपर बैलन डोर कंटेंशन भाई, जिस तरीके से वो खेल रहा है एंड लगता भी नहीं भाई बंदे को देख के वो मेरी एज का है या फिर वो एक टीनेजर है, प्रॉपर वेटरन लगता है भाई अगर आप देखो तो। मतलब अब तो उसका प्राइम भी नहीं है, स्टिल ही इज दिस गुड, तो इट्स जेन्युइनली वेरी वेरी अमेजिंग टू वॉच जूड बेलिंगम जिस तरीके से वो गोल स्कोरिंग कर रहा है। एंड दूसरी जो एक खराब न्यूज़ थी जिसके बारे में मुझे बात करनी है वो है ऑरेलियन चुआमेनी की। ऑरेलियन चुआमेनी इज एक्सपेक्टेड टू बी आउट फॉर 2 to 3 months। यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ पर प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि ऑरेलियन चुआमेनी रिटर्न करेंगे 3 महीने बाद, यानी कि शायद से जनवरी में ऑरेलियन चुआमेनी वापसी करेंगे। एंड एक बहुत ही अच्छी स्टार्ट थी चुआमेनी की जो मैं शायद से बारसा वाले वीडियो में आपको बता नहीं पाया, वो ये था कि एक भी गेम ऐसा नहीं हुआ है जहाँ पर चुआमेनी ने स्टार्ट किया हो और रियल मैड्रिड वो गेम हारी हो। जी हाँ दोस्तों, एक कंप्लीट 100% विन रिकॉर्ड है चुआमेनी का विद रियल मैड्रिड, तो दैट्स एन अमेजिंग रिकॉर्ड टू हैव एंड टू बोस्ट। तो चुआमेनी बहुत ही अंडररेटेड है एंड एट दिस वेरी पॉइंट मैं चुआमेनी को बेस्ट सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर इन द वर्ल्ड बताऊंगा। बट अगर मैं अभी बात करूँ, हमारे पास हमारा जो बेस्ट सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड ऑप्शन था वो अब अवेलेबल नहीं होगा, तो क्या रियल मैड्रिड को 4-4-2 से हट जाना चाहिए? क्या करेगी रियल मैड्रिड इसको चेंज करने के लिए? तो आपको मिडफील्ड में तो ऑप्शंस हैं ही, आपके पास सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड का ऑप्शन नहीं है, वो बात सच है, लेकिन आपके पास स्टिल काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप लोन सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड में भी खिला सकते हो। आपके पास टोनी क्रूस अवेलेबल है, आपके पास एडवर्डो कामाविंगा अवेलेबल है, तो ऐसे सारे आपके पास ऑप्शंस है कि आप 4-4-2 डायमंड में भी ऑपरेट कर पाओगे। मेरे ख्याल से आई थिंक मैड्रिड शुड गो विद कामाविंगा इन सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड बिकॉज उस बंदे को ट्रांजिशंस रोकना आता है।
ही इज़ वेरी गुड विद द बॉल. हाँ, डिफेंसिवली शायद से हम थोड़ा सा स्ट्रगल और कर जाएंगे बिकॉज ऑफ चुआमेनी एब्सेंस, बट यू नो एट द सेम टाइम आई फील कि यार कामाविंगा से बेटर ऑप्शन है नहीं, क्योंकि टैकल्स, इंटरसेप्शंस, बंदा सब कुछ करके देता है आपको. तो आई फील चुआमेनी शुड स्टार्ट, कामाविंगा शुड स्टार्ट एंड टोनी क्रूज शुड प्ले लेफ्ट सेंट्रल मिडफील्ड, जो उसकी नेचुरल पोजीशन है, बिकॉज वहीं पर वो थ्राइव करता है. बट विद दिस यार दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, मर्डर पंडित को सब्सक्राइब कर देना. एंड विद दिस यार, हाला मदरीत इन नमाज, हस्ता अल फिनाल वामुस रियाल, पीस आउट, टेक केयर, सी यू.